हेलो बच्चा, क्या हाल चाल है। मैं अजय विश्वकर्मा और मेरे चैनल पे आपका बहुत सारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है क्या, लोग इससे डरते क्यों, कितना परेशान होते हैं, क्यों नहीं समझ पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना इजी चीज़ है और इसका क्या क्या यूज होता है, इसको भी हम और आप मिलकर समझेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इससे भागते हैं, डरते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर हम बताएंगे इसका यूज क्या क्या है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जांच पड़ताल करना, जानना और उनके पोजीशन को जानना, उनके कंडीशन को जानना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। हर एक एलिमेंट के पास आपको पता है क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उस इलेक्ट्रॉन का कंडीशन जानने के लिए किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, किस कंडीशन में है, कैसे हैं, ठीक है, किस ऑर्बिट में कितने पाए जाते हैं, किस ऑर्बिट में कितना नहीं पाया जाता है, वैलेंसी क्या होती है, सारी चीज़ों को एक ही जगह पर पिरोया गया है, समा दिया गया है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहीं से आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे कोई मॉलिक्यूल बनता है, यहीं से ये भी समझ में आएगा कैसे दो एलिमेंट मिलकर कोई कंपाउंड बनते हैं, कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसका भी मेन जिम्मेदार कौन है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट है, क्या है, कोई एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, आपको अच्छे से पता है। और हर एक मॉलिक्यूल किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आपको बात पता है कि एलिमेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल किससे मिलके बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं। अच्छा जी, तो अगर कोई एटम है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि उसके सेंटर में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। अगर कोई भी एटम है तो उसके सेंटर में पाया जाएगा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाएंगे, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। ये बात आपको पता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, चार्जलेस होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, और क्या होगा, और ये होगा कि इन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट बने होते हैं। क्या बना होता है, ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट का काम क्या है, इस ऑर्बिट का काम यह है कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये ऑर्बिट किसके लिए है, ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनों के लिए है। अच्छा जी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको ये बात पहले से पता है कि एलिमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनते हैं। एटम के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन बैठा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा हुआ है। न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं ऑर्बिट। क्या पाया जाता है, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में कौन रहता है भाई, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन करते क्या है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। इनका काम है इस ऑर्बिट में मूव करना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये क्या आपका न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, तो और क्या होगा, और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं हम एटॉमिक नंबर और एक यूज करते हैं एटॉमिक मास। ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है एटॉमिक मास। अब इसी एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है कि किसी भी एटम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है बात। तो आपको हम बताते चलें कि अगर किसी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होता है उस एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसके पास उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाई साहब
आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाए तो उससे क्या क्या बता लोगे, इलेक्ट्रॉन भी बता दोगे, एटॉमिक नंबर भी बता दोगे, या यूं कहें एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा जी, ये ऊपर क्या लिखा है, एटॉमिक मास, क्या लिखा है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का क्या मतलब है भाई, एटॉमिक मास जो होता है ये आपको पता है किसी भी चीज़ का जो मास होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो इस एटम का मास कहाँ होगा, सेंटर में होगा। अच्छा, सेंटर में कौन कौन है भाई, इस सेंटर में दो लोग हैं। इस सेंटर में कौन कौन है, इस सेंटर में दो लोग हैं। कौन है, न्यूट्रॉन है और कौन है, प्रोटॉन है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या मिल जाए तो आप क्या बता लोगे, एटॉमिक मास बता लोगे। या यूं कहें इसमें से दो डाटा आपको गिवन रहेगा तो तीसरा डाटा आप निकाल सकते हो। अगर आपको प्रोटॉन पता चल गया, एटॉमिक मास गिवन है, तो एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। या न्यूट्रॉन पता है तो एटॉमिक मास में से न्यूट्रॉन को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन मिल जाएगा। या ये दोनों पता है तो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, एटॉमिक मास मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि हर एक एटम्स के बाहर या न्यूक्लियस के बाहर, ये मान लो क्या है आपका, न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर क्या मिलता है आपको, ऑर्बिट। क्या मिलता है, ऑर्बिट। ठीक है। अब इन ऑर्बिट, अभी हमने आपको बताया कौन रहता है, इस ऑर्बिट में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है बाबू, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सर हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये बताइए पहले, या हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इसको क्लियर करिए। तो बाबू क्लियर करते हैं, कैसे, देखो हर ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। इस 2n स्क्वायर से हम ये बता सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। 2n स्क्वायर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए। जहां आपका n क्या है, वेयर n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, मतलब कि जिस ऑर्बिट के बारे में बात करना है उस ऑर्बिट की वैल्यू पुट करिए और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। जैसे अगर हमको पता करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पता करने के लिए हमने क्या किया, 2n स्क्वायर में n की वैल्यू क्या पुट किया, 1, तो 2 आ गया। कितना आ गया, 2। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। अगर हमको सेकंड ऑर्बिट का पता करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या करोगे, 2 × n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 का कर दो स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है बात। अगर हमको थर्ड ऑर्बिट के बारे में जानना है कि सर थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ मत करो भाई, 2 × 3 का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे अगर आपको फोर्थ ऑर्बिट का पता करना है तो 2 × 4 का कर दो स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस तरह से हर ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक मजे की बात यह है कि हर ऑर्बिट के पास सब ऑर्बिट होता है। क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है। तो इसको हम जानते हैं, जैसे मान लो ये हो गया ऑर्बिट, और हर ऑर्बिट के पास क्या होगा,
सब ऑर्बिट होगा। क्या होगा? सब ऑर्बिट होगा। इसका मतलब ये हुआ, अब ये सब ऑर्बिट है क्या? सब ऑर्बिट में देखो क्या क्या आएंगे, पहले तो S आएगा, P आएगा, D भी आएगा और F भी आएगा। अब इसको कैसे कैसे यूज करना है समझते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो सब ऑर्बिट होता है वो होता है S। फर्स्ट का सब ऑर्बिट क्या होता है? S। सेकेंड का सब ऑर्बिट क्या होता है? S और P। थर्ड का सब ऑर्बिट क्या होता है? S, P एंड D। और फोर्थ का सब ऑर्बिट क्या होता है? S, P, D एंड F। क्लियर है बात? फर्स्ट ऑर्बिट के पास कितने सब ऑर्बिट होंगे? एक सब ऑर्बिट होगा, उसका नाम है S। सेकेंड ऑर्बिट के पास कितने सब ऑर्बिट होंगे? 2, एक का नाम है S, एक का नाम है P। थर्ड ऑर्बिट के पास कितने सब ऑर्बिट होंगे? वो है 3, एक है S, एक है P, एक है D। और फोर्थ ऑर्बिट के पास कितने सब ऑर्बिट होंगे? उसके पास 4 होंगे, S, P, D और F। बात क्लियर हो गई? हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको पता चल गया, और हर ऑर्बिट के पास कितने सब ऑर्बिट होते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब हम यहीं पर इलेक्ट्रॉनों की दशा को देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। और आपको पता है हर एक ऑर्बिट का क्या है? सब ऑर्बिट। तो असल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रह के किस में रहते हैं? सब ऑर्बिट में रहते हैं। तो S है, S के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा। समझ गए? S के ऊपर हमने क्या लगा दिया? 2। सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है? S और P। और सेकेंड के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। और अगर इसने इसने कितना लिया है इलेक्ट्रॉन? 2। तो हर एक S जो ऑर्बिट है, हर एक S जो सब ऑर्बिट है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे। तो इसके पास भी S है तो ये भी ले लिया 2, इसके पास S है तो ये भी ले लिया 2, इसके पास S है तो ये भी ले लिया 2। एक को अगर 2 मिला तो बाकी सब मार करने लगते हैं कि भैया हमको भी 2 दो, हमको भी 2, हमको भी 2। तो सबको क्या मिल जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, तो सेकेंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, जिसमें से S को मिल गया 2, तो P को कितना मिलेगा? 6 मिल गया। अब जैसे P को 6 मिला, जैसे जो नीचे वाले P हैं वो भी कहते हैं भाई साहब हमको भी 6 चाहिए, हमको भी 6 चाहिए। मजबूरी में देना पड़ता है, सबको हमने 6 दे दिया। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड में कितने सब ऑर्बिट है? 3, S, P और D। और थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। S को मिल गया 2, P को मिल गया 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बचा कितना? 10। तो D के पास कितना चला गया? 10 इलेक्ट्रॉन चला गया। बात क्लियर है? ऐसे जब इसको D को मिला 10 तो ये भी कहता है हमको भी चाहिए 10, तो ले लो भैया तुम भी 10। अच्छा, अब फोर्थ ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 32, जिसमें से S को मिल गया 2, P को मिल गया 6, D को मिल गया 10, तो टोटल कितना हो गए? 18। कितना हो गए? 18। अब 32 में से 18 माइनस कर दो तो F को कितना मिलेगा? 14 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 14 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अब यहाँ आप ध्यान से समझो, फर्स्ट के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहाँ है? सब ऑर्बिट, जिसका नाम है S। सेकेंड के पास 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड के पास 6 और 2 मिलके कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन S के पास 2 है, P के पास कितना है? 6 है। थर्ड के पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। थर्ड के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। 10 और 6 16 और 2 कितना हो गया? 18। लेकिन S के पास 2 है, P के पास 6 है, D के पास कितना है? 10 है। ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 32। यहाँ पर भी फोर्थ में कितने हैं? 32। 10 में 14 ऐड करोगे 24 आएगा, 24 में 6 ऐड करोगे 30 आएगा, 30 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा? 34 आएगा। फर्क बस इतना है कि S 2 ले लिया है, P को 6 दिया गया है, D को 10 दिया गया है, F को 14 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिख देते हैं। इसको हम लिखेंगे ऐसे 2। क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गए। सेकंड में कितने हैं? टोटल 8 है, लेकिन ये ब्रेक हुए हैं। एक को मिला है 2, एक को मिला है 6। समझ गए? समझ गए?
अब इसको कंबाइन रूप से हम क्या बोल सकते हैं, कंबाइन रूप से बोल सकते हैं 8। क्या बोल सकते हैं 8। थर्ड में एक को मिला है 2, एक को मिला है 6, एक को मिला है 10, तो कितना हो गया 14। तो ये मिला है 2, 6 और 10 मिलके कितना हो गए 18। कितना हो गया 18 हो गया। ऐसे ही फोर्थ में S को 2, P को 6, D को 10, F को 14 मिला है, तो मिला जुला करके 2, 6, 10 और 14 मिला के कितना हो गया 32 हो गया। क्लियर है बात। तो किसी को 2 मिला, किसी को 8 मिला, किसी को 18 मिला, किसी को 32 मिला। मिल गया, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब हम चलते हैं आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कैसे ये कहानी बन रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम एक एलिमेंट लेते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया जिसका नाम है सोडियम। क्या नाम है सोडियम। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सोडियम के पास नंबर ऑफ एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर इसके पास एटॉमिक नंबर 11 है इसका, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है बात। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो हमको पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, इसलिए प्रोटॉन की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 11। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को इसी में सजाना है। किस में सजाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सजाना है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अच्छा चलते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट वाला ऑर्बिट अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। सेकंड वाला अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा सेकंड वाला 8 रखेगा। थर्ड वाला अपने पास कितना रखेगा थर्ड वाला देखो 2 और 8 कितना हो गया 10 और बचा कितना 1, तो क्या हो गया 11 हो गया ना। इसको अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का सब ऑर्बिट S में कितने इलेक्ट्रॉन 2। सेकेंड ऑर्बिट का सब ऑर्बिट जो कि S है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 2 और सेकेंड का सब ऑर्बिट जो कि P है उसको कितना मिलेगा 6। अब बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड का सब ऑर्बिट क्या है S, उसको कितना मिला 1। कितना मिला 1। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बता रहा है ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये बता रहा है सेकंड ऑर्बिट, ये क्या बता रहा है थर्ड ऑर्बिट। यहाँ S क्या है फर्स्ट का सब ऑर्बिट, यहाँ S और P क्या है सेकंड के सब ऑर्बिट है, यहाँ S क्या है थर्ड का सब ऑर्बिट है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक मज़े की बात समझो, यहाँ पर हर एक जो एलिमेंट होता है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है स्टेबल करना चाहता है। और स्टेबल करने के लिए उसने बताया कि हर एलिमेंट के पास या तो लास्ट ऑर्बिट या लास्ट से पहला ऑर्बिट जिसको बोलते हैं आउटर मोस्ट। क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हर एलिमेंट कहता है कि भैया हमको स्टेबल होना है। तो लोगों ने पूछा भाई कैसे स्टेबल होगे, तो बोला कि देखो या तो हमारे लास्ट ऑर्बिट में या तो हमारे लास्ट से पहले जिसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो कितना है 8। कितना रख दो 8। अगर आखिरी वाले ऑर्बिट में या आखिरी से पहले वाले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है तो हम स्टेबल हो जाएंगे, अगर 8 नहीं होती है तो हम स्टेबल नहीं होंगे। समझ गए। इस रूल को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं ऑक्टेट रूल।
ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट से पहले, जिसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेबल हो गया, नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं सोडियम। सोडियम का ये है लास्ट ऑर्बिट, ये है लास्ट से पहले वाला ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट से पहले वाले में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबल कहाँ हो गया? लास्ट से पहले वाले में क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब लास्ट से पहले में स्टेबल हो गया तो ये क्या बच गया? अधिक हो गया। क्या हो गया? अधिक। और अधिक को बोलते हैं प्लस। तो कितना प्लस? 1 प्लस। तो सोडियम के पास 1 प्लस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ज़रूरत से 1 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़रूरत से 1 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका काम बन जाएगा। तो जो लोग अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं उनको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है, इसलिए सोडियम क्या हो गया? मेटल हो गया। क्या हो गया? मेटल हो गया। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। इसको हम अब ऑर्बिट में सजा के देखते हैं। किस में सजा के देखेंगे? ऑर्बिट में। ऑर्बिट में देखते हैं सोडियम कैसा दिखता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया? सोडियम। क्या हो गया? सोडियम। सोडियम के बार बार क्या होंगे? ऑर्बिट। क्या होंगे? ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट हैं? 1, 2 और 3। तो हमने 3 ऑर्बिट बना दिया, बन गए 3 ऑर्बिट। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट ये, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं सेकंड के पास। तो सेकंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, लास्ट वाले में कितना है? 1। तो इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। समझ गए? अब यहां देखो, फर्स्ट वाले में चाहिए था 2, तो फर्स्ट को 2 मिल गया। सेकंड को चाहिए था 8, तो सेकंड को 8 मिल गया। थर्ड वाले को चाहिए था 18, लेकिन मिला कितना है? 1 मिला है। और सोडियम कहता है बस 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 हम स्टेबल हो गए। कहाँ पर? सेकंड वाले में। तीसरे वाले से 1 इलेक्ट्रॉन हटाओ, हम स्टेबल हो गए। तो तीसरे वाले के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। तो ये निकल के आएगा, बाहर बैठ जाएगा, आओ हमको कोई ले जाओ। मतलब कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। ये चाहता है कि हम लूज करें, अपने आप को क्या कर दें? स्टेबल कर दें। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं क्लोरीन के पास। किसके पास चलेंगे? क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्या होता है? 17। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? ऑर्बिट में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा? 2। सेकंड में कितना रहेगा? 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो थर्ड वाले में कितना जाएगा? 7। तो 8, 7, 15 और 2 कितना हो गया? 17। इसको थोड़ा सा और सजा के देखें तो कुछ ऐसे बनेगा। फर्स्ट ऑर्बिट के सब ऑर्बिट s में कितना गया? 2। तो सेकंड के सब ऑर्बिट s में कितना जाएगा? 2। बचा सेकंड का p, तो उसमें कितना चला गया? 6। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड के s में जाएगा 2। थर्ड के p में जाना चाहिए कितना? 6, क्योंकि हर p को 6 चाहिए। हर p को कितना चाहिए? 6 चाहिए। लेकिन यहाँ काउंट करो, 6, 2, 8 और 2, 10 और 2 कितना हो गया? 12। 17 में से 12 निकल गया, कितना बचा? 5। तो p को कितना मिला? 5। कितना मिला? 5 मिला। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अब एक बात देखो, क्लोरीन क्या कहता है? हमको स्टेबल कर दो। स्टेबल कैसे होगा? ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? या तो लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट से पहले वाले ऑर्बिट में क्या चाहिए हमको? हमारा इलेक्ट्रॉन कर दो फिक्स। तो एक बात बताओ, अब हम क्या करेंगे? इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास 8 नहीं है। कहता है कि नहीं नहीं, हम यहाँ ना होकर के यहाँ स्टेबल होंगे। अच्छा भाई, तो क्या करोगे? तुमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 8। कमी कितने की है? 1 की कमी है। कितने कमी है?
एक की कमी है, तो क्लोरीन पे लग गया एक माइनस। अब क्लोरीन बेचारा परेशान है कि भैया काश मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देता तो हम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन हमको कोई ना दे रहा है ना हम स्टेबल हो पा रहे हैं। तो क्लोरीन के पास एक की कमी हो गई स्टेबल होने के लिए, से लग गया क्लोरीन पर एक माइनस, और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो सोडियम पे लग गया एक प्लस। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कैसे ये दिखता है, तो इसको हम देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका क्लोरीन, कितने ऑर्बिट है, 1 2 3 3, ठीक है। अब इसमें कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फर्स्ट में कितना है, 2 है, तो फर्स्ट में हो गया 2, क्या हो गया 2। अब बात करते हैं सेकंड में, सेकंड में कितना है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड में कितना चाहिए भाई, 7 चाहिए, तो 7 रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ रख देते हैं, हो गया कितना 7, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या, इसका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसको हमने क्या किया, ऑर्बिट के रूप में बताया कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ होगा क्या कि क्लोरीन के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 8, लेकिन लास्ट वाले ऑर्बिट में गया कितना 7। 8 में से 7 गया तो बचा कितना 1, तो कमी कितने की हुई, 1 की। तो क्लोरीन बुलाएगा कि भैया मेरे पास एक कम है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से इनका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ये है सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये है क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है बात, ये है क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये है आपका सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और समझेंगे कैसे कोई कंपाउंड बनता है। ऐसे आप बहुत सारे एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। तो आपका होमवर्क ये है कि आप लोग खुद से करोगे, क्या क्या करोगे, हम यहाँ पर आपका होमवर्क लिख देते हैं, आप खुद करके देखेंगे। मैग्नीशियम और पोटेशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन और फास्फोरस, सल्फर और हाँ, ये बस इतना निकाल दो, ये सब का निकाल सकते हो। बाकी आपके ऊपर है कि इससे अधिक भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, आई होप आप इसको करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंपाउंड देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब चलते हैं, हम बताते हैं कि कैसे कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड। कैसे दो अलग अलग एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कंपाउंड पढ़े होंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पढ़े हो, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये NaCl बना कैसे, हमको लगता है, आई होप आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्या था, सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, 1। ये क्या है भैया, क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1। अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा करके किसको दे दे, क्लोरीन को दे दे, तो क्लोरीन की ज़रूरत पूरा हो जाएगी क्योंकि इसके पास 1 कम है, और सोडियम के पास 1 ज़्यादा था तो सोडियम का भी काम बन जाएगा। तो सोडियम बेचारा देने के लिए परेशान है और क्लोरीन लेने के लिए परेशान है। तो जब लेने वाले देने वाले दोनों आपस में मिल जाएंगे तभी ना बॉन्डिंग बनेगा। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन इसको मिल गया, तो कहता है भाई भाई, तो बना देता है क्या, NaCl।
समझ गए। यहाँ पर सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन को क्या हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो क्लोरीन को मिल गया इलेक्ट्रॉन और सोडियम के पास जाते तो सोडियम का भी काम हो गया। अब ये दोनों क्या बना लिए, कंपाउंड बना लिए। कंपाउंड बन गया NaCl। क्या बन गया, NaCl। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफ़र। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र किया, क्लोरीन को। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर एक बॉन्ड बना, इस बॉन्ड के थ्रू ये क्या बना, कंपाउंड। तो जिस बॉन्ड के थ्रू ये कंपाउंड बना उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए। या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं उसी को, या बोलेंगे उसको हम आयनिक बॉन्ड। समझ गए। तो यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसफ़र हुआ तो क्या बना, कंपाउंड बना। अब ये जो कंपाउंड बना सोडियम क्लोरीन से कहता है भाई छोड़ना मत हमको, क्लोरीन कहता है भाई तुम हमको मत छोड़ना। तो बोले अच्छा। तो इन्होंने क्या बना लिया, एक बॉन्ड बनाया। बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक रिश्ता बनाना जिसको जल्दी हम आसानी से हम तोड़ ना सकें। ठीक है। तो बॉन्ड बना। बॉन्ड कैसा बना, किसका ट्रांसफ़र हुआ, आयन का ट्रांसफ़र हुआ। इन प्लस को या माइनस को बोलते हैं आयन। तो आयनों का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो आयन का ट्रांसफ़र होना मतलब आयन का ट्रांसफ़र करके बॉन्ड बनाया गया, इसलिए बोल गया आयनिक बॉन्ड। क्या बोला गया, आयनिक बॉन्ड। या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई